हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे टी ब्लॉक के तत्व का अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय, जिसका नाम है निष्क्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस। तो आज हम पढ़ेंगे निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं और उन्हें निष्क्रिय क्यों कहते हैं। इसके अलावा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी खोज कैसे हुई थी, खोज के बारे में पढ़ेंगे और उपयोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी के, ध्यान से सुने, आवर्त सारणी के शून्य समूह मतलब शून्य उपवर्ग, आवर्त सारणी के 0 उपवर्ग, शून्य, ये शून्य है, आवर्त सारणी के शून्य उपवर्ग या 18वें वर्ग में, 18 कहते हैं इसे, 18वें वर्ग में 6 तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी के शून्य उपवर्ग या 18वें वर्ग में 6 तत्वों को रखा गया है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से तत्व हैं देखिए। हीलियम, He, उसके बाद दूसरा है नियोन, Ne, उसके बाद आर्गन, Ar, उसके बाद आर्गन के बाद अगला तत्व है क्रिप्टॉन, Kr, जीनोन, Xe और रेडोन। Rn। आवर्त सारणी के शून्य उपवर्ग या 18वें वर्ग में, या वर्ग संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में जो इनका वर्ग 18 मान लिया गया है। आवर्त सारणी के शून्य उपवर्ग या 18वें वर्ग में 6 तत्वों को रखा गया है, जो इस प्रकार है। हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr और जीनोन Xe और रेडोन Rn। इन 6 तत्वों को आवर्त सारणी के शून्य उपवर्ग या 18वें वर्ग में रखा गया है। इन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं। इन तत्वों को निष्क्रिय गैस कहते हैं क्योंकि इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इन तत्वों को निष्क्रिय गैस कहते हैं क्योंकि इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देंगे हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, केवल 2 ही हो सकते हैं, तो उसमें 2 ही होते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे हीलियम को छोड़कर। इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़कर पाए जाते हैं। अतः ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इन्हें उत्कृष्ट गैस, इन्हें उत्कृष्ट गैसें यानी कि नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस, इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं क्योंकि इन तत्वों में, इन सभी तत्वों में सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं। निष्क्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं क्योंकि सभी निष्क्रिय गैसों में उनके सभी कोश, सभी कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं और वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट
गैस भी कहते हैं। इसके अलावा निष्क्रिय गैस को या उत्कृष्ट गैस को हम क्या कहते हैं? रेयर गैसेस, दुर्लभ गैस। निष्क्रिय गैसें वायुमंडल में बहुत ही दुर्लभ होती हैं, यानी कि आसानी से नहीं पाई जाती। निष्क्रिय गैसें वायुमंडल में या वायु में बहुत ही दुर्लभ होती हैं, या इनकी उपलब्धता दुर्लभ होती है। दुर्लभ होती है, दुर्लभ को कहते हैं इंग्लिश में रेयर। इनकी उपलब्धता रेयर होती है, इसलिए निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैसों को रेयर गैस भी कह देते हैं। रेयर गैस इंग्लिश का वर्ड है, रेयर गैसेस, इसलिए निष्क्रिय गैसों को रेयर गैसेस भी कह देते हैं। इसके बाद अब देखते हैं आवर्त सारणी में स्थिति। अब हेडिंग बनाएंगे आवर्त सारणी में स्थिति या स्थान। आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में स्थिति देखते हैं हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो बना लेंगे अगली हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सबसे पहला तत्व है हीलियम, तो उसका हो जाएगा 2He। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका इसका विन्यास हो जाएगा 1s2। उसके बाद 10 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है नियोन, Ne। इसका विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। 10 का विन्यास Ne का 1s2 2s2 2p6। उसके बाद 18 आर्गन, 18Ar। आर्गन का विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद 3s2 3p6 3d10। उसके बाद 4s2 और 4p6। उसके बाद हाँ थोड़ा स्पेस ज्यादा बचा रह गया, चलिए ऊपर लिखे देते हैं थोड़ा अच्छा से लिखा है। उसके बाद 36 है क्रिप्टोन, 36 Kr क्रिप्टोन। इसका विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ज्यादा कर दिया हमने 18 का ज्यादा आगे तक कर दिया। ये था 18 आर्गन, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, त्रुटि हो गई थी, तो देखिए इसे फिर से ठीक कर लेते। 18 आर्गन का विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। उसके बाद 3s2 और 3p6 18 हो गए। अब उसके बाद है 36 क्रिप्टोन, 36 क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। उसके बाद 4s2 और 4p6। उसके बाद 54 जीनोन Xe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। उसके बाद 4s2 4p6 4d10। उसके बाद 5s2 5p6। और अंतिम निष्क्रिय गैस है आपकी रेडोन, Rn 86। रेडोन का विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। उसके बाद 4s2 4p6 4d10 और 4f14 4f14। उसके बाद 5s2 5p6 5d10। उसके बाद होगा 6s2 और 6p6। 86 का विन्यास हो गया है। तो यह है निष्क्रिय गैसों का विन्यास। तो इसके बाद देखिए इन सभी में पहले देख लें, उसके बाद लिखेंगे। देखिए सभी तत्वों के वाहितम कोश में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। वाहितम कोश ये है 6टा, 2 और 6 8, 2 और 6 8, 2 और 6 8,
2 और 6 8, 2 और 6 8, और इसमें केवल 2 है हीलियम, एक अपवाद मान सकते हैं। पहली कक्षा में p उपकोष पाया ही नहीं जाता है, और पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोर-बरी नियम के अनुसार नहीं होते हैं। और अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा p उपकोष में, देखिए सभी में। तो इस विन्यास के बाद क्या लिख देंगे, इन सभी तत्वों के वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी तत्वों के वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोष के p कोष में प्रवेश करता है, He को छोड़कर। वो अपवाद है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो लिखेंगे इन सभी तत्वों के वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोष के p उपकोष में प्रवेश करता है। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अष्टक पूर्ण होने के कारण, एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वाहितम कोष का अष्टक या वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के 0 उपवर्ग में रखा गया है या 18वें वर्ग में रखा गया है। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के 0 उपवर्ग में या 18वें वर्ग में रखा गया है। ये हो गया इनकी आवर्त सारणी में स्थिति। अब इसके बाद पढ़ते हैं इनकी खोज, निष्क्रिय गैसों की खोज कैसे हुई। खोज से पहले, निष्क्रिय गैसों की खोज से पहले इनकी उपलब्धता देख लेते हैं। अक्रेंस क्या है, कहां पर ये पाई जाती है निष्क्रिय गैसें। तो उपलब्धता या पूरा निष्क्रिय गैसों की उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब होता है अक्रेंस। अक्रेंस मीन्स उपलब्धता। उपलब्धता इनकी कहां पर पाई जाती है। निष्क्रिय गैस वायु में सभी निष्क्रिय गैस केवल रेडोन को छोड़कर, जो रेडोन तत्व है ना, ये वाला जो निष्क्रिय गैस रेडोन है Rn, ये रेडियो एक्टिव होती है भैया। यह है आपकी रेडियो एक्टिव, जो रेडोन है ये रेडियो एक्टिव होती है। रेडोन को छोड़कर उपलब्धता देखते हैं। रेडोन को छोड़कर सभी निष्क्रिय गैसें अल्प मात्रा में वायु में पाई जाती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रेडोन है रेडियो एक्टिव, इसलिए वायु में नहीं पाई जाएगी, वायुमंडल में नहीं पाई जाएगी। तो उपलब्धता क्या है निष्क्रिय गैसों की, सभी निष्क्रिय गैसें केवल रेडोन को छोड़कर वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, केवल रेडोन को छोड़कर। तो देखिए आप, वायु का संगठन क्या होता है, वायु का संगठन क्या होता है, परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं। वायु का पढ़ते हैं संगठन, तो क्या क्या पढ़ते हैं हम। नाइट्रोजन होती है 78.09% मान लीजिए, वैसे 9-4 होता है, इतने परसेंट होती है आयतन से। और O2 होती है 20.0 7 या 8 के लगभग इतना होता है, 7 या 8% के लगभग होती है, इतने प्रतिशत। और अब शेष बची कौन कौन सी गैसें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य मात्रा होती है 0.03
प्रतिशत। हम साधारण भाषा में जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन को 21%। ये ऊपर होगी भैया थोड़ा, यहाँ पे इसको ऊपर पढ़ा जाता है थोड़ा, ये होगी 8 मान लीजिए, चलिए 20.8%, इसको लगभग 21% मान लेते हैं। 20.8% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इसके साथ साथ निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। निष्क्रिय गैसें कितनी होती हैं वायुमंडल में, देखिए कितनी परसेंट होती हैं निष्क्रिय गैसें होती हैं वायुमंडल में 0.937%। ध्यान दीजिए भैया, वायुमंडल में सभी निष्क्रिय गैसें पाई जाती है रेडोन को छोड़कर, और उनकी जो परसेंटेज, उनकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.937% तक निष्क्रिय गैसें वायुमंडल में या वायु में पाई जाती हैं, जिनकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से भी अधिक है। देखिए निष्क्रिय गैसों की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी मात्रा से अधिक है, और उसमें भी जो निष्क्रिय गैसें हैं, इन निष्क्रिय गैसों में से अकेली आर्गन होती है उसमें 0.934%। निष्क्रिय गैस होती है वायु में 0.937% तक, जिसमें से अकेली आर्गन गैस ही 0.934% तक होती है। अर्थात आर्गन गैस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें है भैया। आगे आप कॉम्पिटिशन्स दोगे, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग जो भी आप दोगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, जैसे मान लीजिए कुछ गैसें दी हैं O2 और N2 को छोड़कर, क्या इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका मोटा मोटा ध्यान जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीधे सीधे आप लगाओगे निशान इस पर CO2 का, जबकि CO2 की मात्रा आर्गन से कम है। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि वायु में N2 नहीं दे रखी और O2, 4 विकल्प होंगे जिनमें से N2 और O2 ना दी हो, तो उन 4 विकल्पों में से पूछे कि वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इन दोनों को छोड़कर N2 और O2 को, तो आपका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा आर्गन गैस। CO2 नहीं, CO2 की मात्रा देखिए 0.03 और यह है 0.9, पहले अंक पे 9 आ गया, 0.934%। तो सभी निष्क्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं केवल रेडोन को छोड़कर। ठीक है, उपलब्धता क्या हो गई, पहला तो हो गया वायुमंडल में, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे देते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं वायुमंडल में, वायु में। ठीक है, पहला पॉइंट होगा वायु में। दूसरी कहाँ पाई जाती है निष्क्रिय गैसें, दूसरा इनका सोर्स है मोनेजाइट सैंड। मोनेजाइट सैंड ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मोनाजाइट सैंड है, सैंड मतलब रेत। ये मोनाजाइट सैंड, ध्यान से सुनिए, मोनाजाइट सैंड हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत होता है, सबसे ज्यादा जो जिसमें पाई जाती है, जिससे प्राप्त होती है हीलियम सबसे ज्यादा, वो होता है मोनाजाइट सैंड। ये मोनाजाइट सैंड क्या होता है, मोनाजाइट सैंड होता है थोरियम के फॉस्फेट और सिलिकेटों का मिश्रण। मोनाजाइट सैंड एक रेत है, ठीक है, मोनाजाइट सैंड जो है एक रेत है जो कि होता है थोरियम के फॉस्फेट और सिलिकेटों का यौगिक। थोरियम होता है 90, परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व होता है थोरियम, TH। थोरियम के फॉस्फेट और सिलिकेट पाए जाते हैं इस मोनाजाइट सैंड में, यानी मोनाजाइट सैंड है थोरियम के सिलिकेट्स और फॉस्फेटों का यौगिक। इसके अलावा इस मोनाजाइट सैंड में कुछ रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ मृदा तत्व, जो कि आपके लैंथेनम और लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं। इसके अलावा थोरियम के फॉस्फेट्स और सिलिकेट्स के अलावा इनमें पाया जाता है
दुर्लभ मृदा तत्व अर्थात लैंथेनाइड, यौगिकों के सिलिकेट्स या फॉस्फेट्स भी इसमें कुछ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से होता है मोनाजाइट सैंड थोरियम के सिलिकेट और फॉस्फेट इस मोनाजाइट सैंड में, और ये मुख्य स्रोत है हीलियम गैस का। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत। ठीक है, और ये मोनाजाइट सैंड पाया कहां जाता है? ये मोनाजाइट सैंड जो है ये पाया जाता है ब्राजील में, ब्राजील देश है, ब्राजील में पाया जाता है, और भारत के त्रावणकोर, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक जगह है त्रावणकोर, उस त्रावणकोर में ये मोनाजाइट सैंड पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनाजाइट सैंड ये है आपका क्या? थोरियम के सिलिकेट्स और फॉस्फेट है, थोरियम के सिलिकेट और फॉस्फेटों का यौगिक है मोनाजाइट सैंड, जो हीलियम का मुख्य स्रोत है, और इसमें कुछ अल्प मात्रा में दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड तत्व भी पाए जाते हैं। और ये पाया जाता है, मोनाजाइट सैंड पाया जाता है ब्राजील देश में और भारत के दक्षिण भारत के त्रावणकोर में। त्रावणकोर या त्रावणकोर भी लिख सकते हैं भाई, ये त्रावणकोर कोई जगह है दक्षिण भारत में, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी इनकी उपलब्धता। ये तो हो गई कौन कौन सी गैसें आपकी? हीलियम हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन तो हो गई, पा गई इनमें, वायु में है और मोनाजाइट सैंड में, हीलियम है। लेकिन अभी रेडोन की उपलब्धता, रेडोन कहाँ पाई जाती है इसकी अभी निश्चित नहीं हुआ है, तो देखते हैं कहाँ पाई जाती है। तो उसके लिए हमें मिटाए कुछ, यहाँ पर लिखे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर लिखते, इसको मिटा देते हैं, ये सारा मिटा देते हैं। देखिए, तीसरा जो सोर्स है निष्क्रिय गैसों का वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम। तीसरा स्रोत क्या हो गया? उपलब्धता जो है पहली वायु में या वायु से, दूसरी मोनाजाइट सैंड से हीलियम प्राप्त हो जाती है, जो कि होता है थोरियम का सिलिकेट्स और फॉस्फेट। नेक्स्ट तीसरा है, कहाँ उपलब्धता है इसकी? रेडियो एक्टिव तत्वों से, रेडियो एक्टिव तत्वों से। रेडियो एक्टिव तत्वों से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सी निष्क्रिय गैस प्राप्त होती है? केवल रेडोन, और ये प्राप्त होती है किससे? रेडियम के रेडियो एक्टिव अपघटन या रेडियो एक्टिव विघटन से, रेडियो एक्टिव डिके से। अब आपको भाई, आप लोगों ने, क्योंकि सरकार नए नए नियम लाती है, सिलेबस को चेंज कर देती है, तो आपने रेडियो एक्टिवता तो पढ़ा ही नहीं। ये रेडियो एक्टिव होता क्या है? रेडियो एक्टिवता क्या होती है? रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? तो वो तो पढ़ा ही नहीं, उस सिलेबस से हटा दिया, कक्षा 11 में होता था। चलिए बता देते हैं। कुछ तत्वों से स्वतः अदृश्य बेधी किरणें निकलती हैं। कुछ तत्वों से स्वतः मतलब अपने आप, कुछ तत्वों से स्वतः अदृश्य बेधी मतलब जो पार चली जाती है किसी चीज के। कुछ तत्वों से स्वतः कुछ अदृश्य बेधी किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। पहले रील से खींचते थे फोटो, रील वाले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, वो होती है फोटोग्राफिक प्लेट। वो नहीं देखी है तो आपने एक्सरे सीट देखी होगी, जो एक्सरे लेते हैं जिस सीट से, जिसपे एक्सरे लिया जाता है, वो सीट फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसको काला कर देती है। नॉर्मल स्टेट में क्या होती है? वो काली नहीं होती है, हल्का रंग होता है उसका, पारदर्शी होती है, हल्की हल्की पारदर्शी। जहां पर हड्डी की छाप आती है, हड्डी आती दिखती है उसमें, जैसा रंग वहां पर होता है, पूरी फोटोग्राफिक प्लेट का रंग वैसा ही होता है। लेकिन एक्स किरणों के प्रभाव से वो काली हो जाती है। जब एक्स किरणें उस पर पड़ती हैं, हड्डियों को पार नहीं कर पाती एक्स किरणें, इसलिए उसका रंग वहां पर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यही होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। कुछ पदार्थों से कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं।
ऐसे पदार्थ जिनसे ये अदृश्य बेधी किरणें निकल रही हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और पदार्थों से स्वतः बेधी अदृश्य पदार्थों से स्वतः अदृश्य बेधी किरणें निकलने का गुण कहलाता है रेडियो एक्टिवता। यानी कि किसी पदार्थ से अपने आप कुछ किरण निकलती रहे अदृश्य, जो भेद कर चली जाए किसी चीज को, तो ये गुण कहलाता है आपका रेडियो एक्टिवता। और जिस पदार्थ में पाया जाता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो आगे होगा आपको समझ में क्या होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, और रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो किरणें निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, इस तरह से अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा होते हैं हीलियम का नाभिक, जो हीलियम परमाणु है उसमें से यदि इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाए तो जो शेष नाभिक बचेगा हीलियम का उसे बोलते हैं अल्फा कण। बीटा कण वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो परमाणु के नाभिक से निकलते हैं, परमाणु के केंद्र से निकलते हैं, नाभिक से निकलते हैं, न्यूक्लियस से होते हैं। गामा किरणें एक द्वितीयक विकिरण है, जैसे प्रकाश होता है इस तरह का विकिरण है, ये कोई कण नहीं है। चलिए भैया बताते हैं आपको। तीसरा पॉइंट था उपलब्धता में, पहला वायु से या वायु में, दूसरा मोनाजाइट सैंड में जो कि थोरियम के सिलिकेट्स और फॉस्फेट का यौगिक है, जो मुख्य स्रोत है हीलियम का, और भारत में त्रावणकोर में पाया जाता है और ब्राजील देश में पाया जाता है मोनाजाइट सैंड। तीसरा है रेडियो एक्टिव तत्वों से, इसकी उपलब्धता रेडियो एक्टिव तत्वों में पाई जाती है। देखिए कैसे, रेडियम होता है Ra, इसका परमाणु क्रमांक होता है 88 और परमाणु भार होता है 226। ये अपना आप ही अपघटित होगा और देगा 86 रेडोन Rn 222 प्लस 2He4। इसका नाम है रेडियम, इसका नाम है रेडोन और इसका नाम है हीलियम। तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो अपने ही अपघटन से, अपने ही रेडियो एक्टिव अपघटन से देता है रेडोन 86 Rn 222। रेडोन गैस, ये निष्क्रिय गैस है रेडोन, और हीलियम, यानी कि ये अकेला तत्व एक साथ दो निष्क्रिय गैस देता है, रेडोन और हीलियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। कौन सा तत्व है जो अपने रेडियो एक्टिव विघटन पर 2 निष्क्रिय गैसें देता है? तो वो तत्व कौन सा है? रेडियम 88, रेडियम 226। तो इनकी उपलब्धता हो जाती है यहीं पे। अब इसके बाद पढ़ते हैं अगला इनकी खोज कैसे की गई। निष्क्रिय गैसों की खोज। निष्क्रिय गैसों की खोज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे हुई इनकी खोज। तो नीचे का मिटा देते हैं सारा। देखिए निष्क्रिय गैसों की खोज कैसे हुई, थोड़ी सी ऐसे हिस्ट्री सुन लीजिए ना, है ना। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लेते हैं, कैसे इनकी निष्क्रिय गैसों की अचानक से खोज हो गई। कैवेंडिश एक वैज्ञानिक था। ये आपको याद नहीं करना, केवल कहानी की तरह सुन लीजिए, केवल एज ए स्टोरी। ठीक है, ध्यान से केवल कहानी की तरह सुन लीजिए, ये लिखना नहीं है आपको। कैवेंडिश एक वैज्ञानिक था। कैवेंडिश ने क्या करा था, वायु का मतलब वायु होती है उसमें से CO2 को पृथक किया, वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक कर शेष ऑक्सीजन को क्या किस पे NaOH विलयन में प्रवाहित किया। शुष्क और CO2 मुक्त वायु को प्रवाहित किया उसने पहले NaOH में, KOH में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने किसको अवशोषित कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो थोड़ी बहुत बची थी उसको अवशोषित कर लिया। उसके बाद वायु को अवशोषित करने के लिए गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया।
तो उसमें से ऑक्सीजन निकल गई। उसके बाद गर्म मैग्नीशियम पर प्रवाहित किया, उसने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया। जो शेष गैस बची थी, उसके बाद आगे जो शेष बची थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी शेष गैस बची रह गई थी। हम तो मानते थे कि वायु में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, लेकिन उसके बाद भी कुछ गैस बची रह गई। तो उन्होंने कहा कि इस गैस में कोई नई गैस है, जो शेष अवशेष वायु बची है उसमें कोई नई गैस उपस्थित है। लेकिन उनकी बात पर 100 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही उनकी खोज ऐसे ही रही। उसके बाद रैले, एक वैज्ञानिक था रैले ने 100 वर्ष के बाद उनके प्रयोग को रिपीट किया, दोबारा से उनके प्रयोग को दोहराया। तो उन्होंने प्रयोग को कैसे दोहराया वो देखिए। सर्वप्रथम रैले वैज्ञानिक है, रैले यानी कि इसका नाम पूरा है लॉर्ड रैले ने खोज की सर्वप्रथम, खाली इतना याद रखिए रैले, ठीक है। रैले ने क्या करा, वायु को सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में से प्रवाहित करा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उसने अवशोषित कर ली। देखिए आपको रिएक्शन बताता जा रहा हूं, ये केवल कहानी की तरह सुने। केवल KOH है, वो CO2 के साथ कैसे क्रिया करता है, देखिए KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देगा। वायु में जितने CO2 उसके साथ यौगिक बन जाएगा, जैसे CO2 विलयन में से वायु को प्रवाहित करेंगे। उसके बाद इससे निकलने वाली CO2 मुक्त वायु को उन्होंने प्रवाहित करा गर्म कॉपर पर, गर्म तांबे पर प्रवाहित किया। तो देखिए तांबा क्या करता है, Cu+O2 ये बना देता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। गर्म तांबा ऑक्सीजन को, वायु से ऑक्सीजन को के साथ रिएक्ट करके बना देता है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। उसके बाद जो ऑक्सीजन और CO2 मुक्त वायु थी उसको उन्होंने प्रवाहित करा गर्म मैग्नीशियम धातु पर, Mg+N2। ये कैसे क्रिया करता है देखते हैं। इसके 3 लेंगे तो गर्म करने पर बना देता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। मैग्नीशियम के ऊपर से प्रवाहित करा जब, जिसमें से ऐसी वायु जिसमें से CO2 निकाल दी, ऑक्सीजन निकाल दी, जो शेष वायु बची थी उसको प्रवाहित करा मैग्नीशियम के ऊपर से, और क्या बन गया, उसके बाद नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया गर्म मैग्नीशियम ने। और शेष जो वायु बची, इन सभी गैसों को, जिनको हम मुख्य घटक मानते हैं वायु का, इन सभी गैसों को पृथक करने के पश्चात भी प्रभाजी आसवन किया उन्होंने गैस का, तो उन्हें जो एक थोड़ी सी गैस प्राप्त हुई। इस सब से निकालने के पश्चात भी उन्हें थोड़ी सी अल्प मात्रा में गैस प्राप्त हुई, ठीक है। तो उन्होंने उसका विश्लेषण किया गया, जो गैस बाद में बची वायु के इन सभी के साथ क्रिया कराने के बाद, इन सभी से CO2, O2, N2 इनको निकालने के पश्चात जो शेष गैसीय मिश्रण बचा उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अध्ययन किया गया और पता चला कि इसमें एक नया तत्व है, नई गैस है। तो उस गैस को नाम दिया गया, रैले ने क्या नाम दिया उस गैस को, उस गैस को नाम दिया आर्गन। उस गैस को नाम दिया गया आर्गन। आर्गन है ना, आर्गन, ये इस गैस को खोजा गया पहले आर्गन। आर्गन ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड आर्गन का मतलब होता है भैया, क्या होता है, लेजी, आलसी। ग्रीक भाषा का वर्ड है आर्गन। रैले ने जिस गैस के बाद में जो तत्व बचा था, गैस वायु से बची थी, उसको उन्होंने नाम दिया आर्गन। आर्गन शब्द है ग्रीक भाषा का, आर्गन है ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है लेजी, आलसी। क्यों दिया उन्होंने आलसी, क्योंकि जो गैसीय मिश्रण बाद में उन्हें प्राप्त हुआ, जो गैस उन्हें इन सब की प्रक्रियाओं के बाद वायु के प्रभाजी आसवन के पश्चात, द्रव वायु के प्रभाजी आसवन के पश्चात जो अंत में जो गैस प्राप्त हुई थी, जो उसमें तत्व था, जो गैस थी वो निष्क्रिय थी, वो किसी भी चीज के साथ
क्रिया नहीं कर रही थी, वो सभी के प्रति निष्क्रिय थी, वो एक्टिव नहीं थी किसी भी तत्वों के साथ क्रिया करने के लिए, इसलिए वो कैसी थी, लेजी थी, आलसी थी। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ क्रिया नहीं कर रही थी, वो एक्टिव नहीं हो रही थी किसी के साथ, इसलिए उसको नाम दिया लेजी यानी कि आर्गन। तो लिखेंगे भाई, अब ज्यादा नहीं लिखना है, यहां से लिखना है। सबसे पहले रैले ने आर्गन गैस की खोज वायु के प्रभाजी आसवन से की। इतना लिख देंगे बस, ये तो बस कहानी थी जो पहला होता है। ठीक है, आर्गन की खोज सर्वप्रथम रैले ने वायु के प्रभाजी आसवन से की। और आर्गन शब्द होता है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, आर्गन शब्द ग्रीक वर्ड आर्गन, जिसका अर्थ होता है लेजी, आलसी, क्योंकि ये निष्क्रिय होती है, क्रिया नहीं करती, आलस्य करती है क्रिया करने, इसलिए। उसके बाद एक वैज्ञानिक और है, हाँ इसमें अकेले नहीं, सॉरी थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, रैले और रैमसे दोनों ने मिलकर, रैले और रैमसे दो वैज्ञानिक हैं, उन दोनों ने मिलकर खोजा था इसे, लॉर्ड रैले और विलियम रैमसे। लॉर्ड रैले और विलियम रैमसे ने शुष्क वायु का प्रभाजी आसवन करके जो गैस प्राप्त की, उसको नाम दिया उन्होंने आर्गन। आर्गन का मतलब ग्रीक में होता है लेजी। इस प्रकार आर्गन की खोज की रैले और रैमसे ने। इसके बाद शेष निष्क्रिय गैसें, उन सभी शेष निष्क्रिय गैसों का विश्लेषण किया गया। उन्होंने फिर से प्रभाजी आसवन करके जो अलग अलग अंश थे उनसे एक नई गैस प्राप्त की। देखिए, रैमसे ने प्राप्त की सारी गैसों की खोज। विलियम रैमसे ने शेष सभी निष्क्रिय गैसों की खोज की। नियोन, उसके बाद आर्गन तो हो ही गया था, ये आर्गन हो गया, लेकिन नियोन की खोज की और क्रिप्टॉन की खोज की, और उसके बाद जीनोन, इन 3 तत्वों की और खोज की उन्होंने। सबसे पहले निष्क्रिय गैस की खोज की रैले के सहयोग से। रैले और रैमसे ने मिलकर आर्गन की खोज की वायु के प्रभाजी आसवन से करके, तो उसे आर्गन नाम दिया क्योंकि वो निष्क्रिय थी, लेजी थी। उसके बाद रैमसे ने, ये वैज्ञानिक रैमसे है, रैमसे ने नियोन, क्रिप्टॉन और जीनोन की खोज की वायु के प्रभाजी आसवन से ही। वायु का पहले वायु से जो है CO2, N2, O2, इन सबको हटाकर जो शेष वायु थी उसका प्रभाजी आसवन किया, या ऐसे मान लीजिए वायु के प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन होता है अलग अलग, बहुत माइन्यूट, बहुत कम टेम्परेचर अंतर से अलग अलग गैसों को अलग अलग करना। प्रभाजी आसवन करके द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से रैमसे ने और 3 गैसें खोजी निष्क्रिय गैसें, नियोन, क्रिप्टॉन और जीनोन। इस आर्गन से ही जो पहले गैस प्राप्त हुई थी प्रभाजी आसवन से, उसमें ही एक तत्व और खोजा उन्होंने जो इससे कुछ हल्का था, उसको नाम दिया उन्होंने नियोन। नियोन का मतलब होता है, नियोन का अर्थ होता है न्यू, एक नई गैस खोज ली थी आर्गन में ही, जो वायु के प्रभाजी आसवन से आर्गन प्राप्त थी, उसका विश्लेषण किया और उसमें देखा कि एक और तत्व है इसमें, उस तत्व को नाम दिया उन्होंने नियोन। रैमसे ने, नियोन का मतलब होता है न्यू, नया तत्व। उसके बाद द्रव वायु का, इन दोनों को ही और सुनिए, द्रव वायु का प्रभाजी आसवन करने पर प्राप्त कम वाष्पशील अंश, ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा सा मैं बोला, द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त कम वाष्पशील अंश, अलग अलग अंश बनेंगे, अधिक वाष्पशील जो कम ताप पर वाष्प बन जाएगा, उससे थोड़ा मध्यम अंश वाला, मतलब जो बीच के ताप पर वाष्प बनेगा, एक कम वाष्पशील जिसका क्वथनांक कुछ ज्यादा होगा, ज्यादा ताप पर वाष्प बनेगा। तो क्या करा उन्होंने, वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त कम वाष्पशील अंश से उन्होंने एक नई गैस की खोज की, 2 नई गैसों की खोज की, जिनको नाम दिया उन्होंने क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन ग्रीक भाषा में क्रिप्टॉन का अर्थ होता है, क्रिप्टॉन का अर्थ होता है हिडन, छुपा हुआ।
क्रिप्टोन का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा का वर्ड है क्रिप्टोन, इसका अर्थ होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। निष्क्रिय गैस जो प्राप्त हुई थी उनमें छुपी हुई थी, इसलिए इसको नाम दे दिया हिडन या क्रिप्टोन। और ये जो जीनोन थी इसको नाम दिया गया जीनोन। जीनोन का अर्थ होता है, जीनोन का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है स्ट्रेंजर, अजनबी। स्ट्रेंजर अजनबी, एक दूसरी अजनबी गैस और थी उसमें छुपी हुई, जीनोन, वो अजनबी गैस थी, उसको नाम दे दिया जीनोन। तो आपको केवल ये तो हिस्ट्री टाइप की है, केवल इतना याद रखिए। क्या याद रखना? आर्गन की खोज विलियम रैमसे और रैले के सहयोग से विलियम रैमसे ने की, ठीक। और शेष निष्क्रिय गैसों नियोन, क्रिप्टोन और जीनोन की खोज विलियम रैमसे ने वायु से की, ये सारी गैसें वायु से प्राप्त हुई। नियोन, क्रिप्टोन और जीनोन की खोज विलियम रैमसे ने की वायु से। अब आता है हीलियम। हीलियम की खोज किसने की? हीलियम का थोड़ा अलग हिस्ट्री है भैया। हीलियम, HELIUM, हीलियम, HE। हीलियम की खोज देखिए, हीलियम की खोज कैसे हुई? 1886 में भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। 1886 ईस्वी में भारत में, जब अंग्रेजों का शासन था, 1886 में भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। उस समय सूर्य ग्रहण के समय आने वाले प्रकाश का अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, ठीक है। 2 वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलैंड और लोकेयर। फ्रैंकलैंड और लोकेयर 2 वैज्ञानिक हैं, फ्रैंकलैंड और लोकेयर। फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किसका अध्ययन किया? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने सूर्य के वर्णमंडल जो रंगीन होता है, वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर का अध्ययन किया। और उन्होंने देखा कि सूर्य के वर्णमंडल से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सूर्य के वर्णमंडल से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सूर्य ग्रहण के समय, उन्होंने देखा कि उसमें एक अलग प्रकार की पीली रेखा स्पेक्ट्रम में, पीली रेखा D3 पाई, जो कि सोडियम से प्राप्त होने वाली पीली रेखाओं D1 और D2 से भिन्न थी। फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के वर्णमंडल का अध्ययन किया और स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया प्रकाश का। तो उन्होंने पाया कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में एक अलग प्रकार की पीली रेखा थी। स्पेक्ट्रम होता है किसी प्रकाश का, उसके रंगों में बटकर जो पैटर्न बनता है, क्रम बनता है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसके स्पेक्ट्रम में एक अलग प्रकार की पीली रेखा थी, जो सोडियम से प्राप्त होने वाली पीली रेखा, इनके सोडियम के स्पेक्ट्रम से प्राप्त होने वाली रेखा D1 और D2 से भिन्न थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक नए तत्व के कारण है। ये पीली रेखा जो D3 है, ये सूर्य पर कोई नया तत्व है, उसके कारण ये स्पेक्ट्रम में रेखा दिखाई दे रही है, जो कि ऐसे तत्व के कारण है जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, केवल सूर्य पर पाया जाता है। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? उस अजनबी तत्व को नाम दिया उन्होंने, ऐसा तत्व जो जिसके कारण वो स्पेक्ट्रम में पीली रेखा आई थी अलग प्रकार की। तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने उसको कहा कि ये तत्व सूर्य में पाया जाता है, पृथ्वी पर ही नहीं है। तो उस तत्व को नाम दिया उन्होंने हीलियम।